आज हम इंटरव्यू से संबंधित बेसिक जानकारी करेंगे कि इंटरव्यू कैसे देना चाहिए। खासतौर से जो नया डैप आयोग ने जारी किया है उस डैप से संबंधित जानकारी जो है आपको करना है। उसको पहले तो कैसे भरना है ये एक महत्वपूर्ण विषय है। 2023 से जो है उसने डैप चेंज कर दिया है। 2023 का इंटरव्यू हुए हैं सिविल के, 2024 के अभी चल ही रहे हैं और अभी फिजिक्स के होने वाले हैं 28 से, और इसके बाद सोशियोलॉजी के, फिर बाकी जो सब्जेक्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के, उन सभी में नया डैप ही जो है यूज हो रहा है। ठीक है, नया डैप हालांकि बहुत सिंपल है, एक ही पेज का है वो, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्टूडेंट को पता नहीं चल रही कि उसमें क्या आना चाहिए, उसमें क्या फिल करना है, क्या जानकारी हमें फिल करना है। इसको लेकर के स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है। खासतौर से जो नए स्टूडेंट हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं और वहीं से जो है क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए, एपी का जो इंटरव्यू होगा, हुए हैं और अभी आगे होंगे, तो उसमें 80 से 90% जो क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं और 10 to 20% जो है क्वेश्चंस डैप से पूछे जा रहे हैं, अदर जानकारी जो है। लेकिन चूंकि डैप से संबंधित जानकारी स्टार्टिंग में पूछी जाती है, स्टार्ट वहीं से होता है इंटरव्यू आपका, तो उसको अच्छे से तैयार करना बहुत जरूरी है। कई बच्चे सोचते हैं करे वो तो डैप तो बहुत कम पूछ रहे हैं और डैप तो ऐसे ही कर लो तैयार, बहुत हल्के में उसको ले लेते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इसी का पड़ता है, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। तो पहला जो इंप्रेशन पड़ता है वो डैप का ही पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से होना है। और वो जो स्टार्टिंग होती है वो कौन करता है? वो बोर्ड का जो हेड है, बोर्ड का जो चेयरमैन है वो करता है। और बोर्ड का चेयरमैन जो होता है वो स्पेशलिस्ट नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है ना। वो आयोग का कोई सदस्य या कोई चेयरमैन ही जो है बोर्ड का चेयरमैन बनता है और स्टार्टिंग वहीं से होती है। और वो नॉर्मली जो स्टार्ट करता है वो आपके डैप से ही स्टार्ट करता है। तो डैप से क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सकता है उससे कम भी पूछे जाए, लेकिन एवरेज जो है 5 से 7 क्वेश्चन जो है डैप से पूछे जा रहे हैं। अभी जैसा इंटरव्यू हुए हैं एपी के, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लेकिन वो अगर आपसे नहीं बने तो पूरा इंटरव्यू नेगेटिव जाएगा, इसलिए उनको अच्छे से तैयार करना जरूरी है। मतलब वो एक तरीके से आपका इंप्रेशन बनाते हैं और आप में कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, है ना। तो उसको जो है हमें बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा डैप को। तो यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे डैप की, नए डैप की, और इसके बाद फिर बात करेंगे कि हमें इंटरव्यू देते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट जो है समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है इंटरव्यू देते समय, किस तरह से अपना बिहेवियर रखना है, किस तरह से आई कांटेक्ट रखना है ना, किस तरह से नमस्ते बोलना है। कई बार जो है समय बिना देखे जो है 12 बजे के बाद गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, है ना, गुड आफ्टरनून, गुड नून, गुड इवनिंग, इस तरह से जो है जो शब्दावली यूज होती है। तो इससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम स्टूडेंट को होती है। जैसे मान लीजिए उसने 1 बजा है, अब उसको समय का याद नहीं रहा, उसने जाके गुड मॉर्निंग बोली और टाइम देखा तो मतलब नून हो गया, है ना। तो उसके दिमाग में आ गया कि यार मैंने गलत बोल दिया, तो पूरा दिमाग उसी में लगा रहेगा और पूरा इंटरव्यू लगभग खराब हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है इंटरव्यू में, और इन्हीं के आधार पर मार्किंग होती है ना। तो मैं पहले ये बताने वाला हूं कि इंटरव्यू में बेसिकली क्या देखा जाता है, इंटरव्यू लेने वाले आप में क्या देखते हैं, है ना, किन चीजों को देखते हैं और आपको जो है किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना रहता है इंटरव्यू के दौरान। तो साक्षात्कार जो है पर्सनैलिटी टेस्ट तो है ही, खैर एपी के एग्जाम में ज्ञान का भी टेस्ट है। जैसे हम जब सिविल के एग्जाम, सिविल का इंटरव्यू लेते हैं, सिविल के इंटरव्यू के बारे में बताते हैं, तो उसमें कहते हैं कि ज्ञान का टेस्ट नहीं है ना, ज्ञान का टेस्ट हो चुका है, 2 एग्जाम आपने दे दिए, आपके नॉलेज का टेस्ट हो गया। लेकिन इसमें ज्ञान का भी टेस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्ञान का टेस्ट है और आपकी पर्सनैलिटी का भी टेस्ट है। नॉलेज भी आपका चेक होगा और पर्सनैलिटी टेस्ट होगी।
क्योंकि आपको वहां पर पढ़ाना है, आप सही ढंग से वहां पर पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे, ये सारी चीजें जो है इंटरव्यू के दौरान देखी जाती है ना। तो ज्ञान और व्यक्तित्व दोनों का परीक्षण जो है, दोनों का टेस्ट जो है इंटरव्यू लेने वाले आपका कर रहे हैं। फिर व्यक्तित्व परीक्षण यानी पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या क्या देखा जाता है, वो क्या देखते हैं आप में, है ना, क्या आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप में ये गुण होना चाहिए। तो उसमें दृढ़ता देखी जाती है, आप जो है अपनी बात पर दृढ़ है कि नहीं। कई बार आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, आपका टेस्ट लेने के लिए आप में दृढ़ता है कि नहीं है, तो आपसे जो है वो बार बार क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, उसी जो आपने बोला उसी के बारे में बार बार जो है वो करेंगे। आपने अगर आंसर चेंज कर दिया तो सोच जाएंगे आप में दृढ़ता नहीं है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो दृढ़ता, कॉन्फिडेंस, दृष्टिकोण ये देखे जाते हैं। दृष्टिकोण कैसा है आपका, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। आपकी जो अप्रोच है किसी विषय को लेकर के, किसी टॉपिक को लेकर के, किसी व्यक्ति को लेकर के, किसी धर्म को लेकर के, किसी वर्ग को लेकर के, किसी जाति को लेकर के, आपका एटीट्यूड कैसा, आपकी अप्रोच कैसी है। जैसे मान लीजिए किसी धर्म से संबंधित बातचीत स्टार्ट कर देंगे तो देख लेंगे कि भाई आप किसी धर्म के प्रति आपका रवैया कैसा। आपने अगर कुछ नेगेटिव बात कही तो समझ जाएंगे। सरकार की कोई उसने योजना पूछी, सरकार की योजना के प्रति जो है आपका रवैया सही नहीं है, आप उसको गलत ही बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है देखी जाती है। तो आपको अपने आप को पॉजिटिव वहां पर रखना है, हर हाल में आपको नेगेटिव नहीं होना है। वो एक बात अलग है कि किसी चीज को लेकर के हम कुछ आलोचनाएं करते हैं, लेकिन ओवरऑल हमें पॉजिटिव अपने आप को बताना है। चाहे वो किसी धर्म से संबंधित बात पूछे, शासन की योजनाओं के बारे में पूछे, या किसी वर्ग विशेष के बारे में पूछे, किसी जाति विशेष के बारे में पूछे, देश के बारे में पूछे, राज्य के बारे में पूछे, हमें जो है हमारा रवैया इंटरव्यू के दौरान पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा, है ना। पेशेंस रखना है, पेशेंस की परीक्षा है। पेशेंस तो खैर है ही लोगों में। MPPS CAP की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, पेशेंस देखो 2022 का है ये, है ना, 2022 का ये एग्जाम है और अभी उसके इंटरव्यू हो रहे हैं। तो पेशेंस तो खैर है ही, है ना, इससे ज्यादा पेशेंस क्या होगा। एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड जो है वहां पर पॉजिटिव दिखना चाहिए। मतलब कहने के यहाँ पर है कि आपको ऐसा अपना बिहेवियर रखना है, मतलब एज ए आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसा आपको वहां पर बिहेवियर रखना है ना। अपने आप को जो है एक तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर ही जो है आपको मान लेना है कि भाई हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं या बनने वाले हैं। तो उस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। मेच्योरिटी दिखनी चाहिए, उनको जो है एक मेच्योर व्यक्ति चाहिए। चाहे सिविल सेवा की हम बात करें, चाहे AP की बात करें, उनको जो है एकदम मेच्योर व्यक्ति चाहिए जो परिस्थितियों को हैंडल कर सके, है ना। क्योंकि आपको कॉलेज में पढ़ाना है, बच्चों को नहीं पढ़ाना है, छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाना, बड़े बच्चों को पढ़ाना है ना। कई तो बच्चों के बाप भी होंगे, है ना, बच्चों की माँ भी होंगी, है ना। तो उनको पढ़ाना है, उनको हैंडल करना है, तो उसमें जो है आपकी मैच्योरिटी दिखना चाहिए। नहीं तो पता चला कि वही पढ़ा के आपको निकल गए जो लोग आ रहे, जो पढ़ने आ रहे हैं आपको ही पढ़ा के चले गए, है ना। तो इस तरह से जो है आपको वहां पर प्रस्तुत करना है अपने आप को मैच्योर के रूप में, है ना। फिर सोच कैसी होनी चाहिए, दृष्टिकोण जैसे मैंने बताया, सकारात्मक, नकारात्मक। सरकार के प्रति रवैया सकारात्मक मैंने भी बताया है। और टीचिंग संबंधी गुणों की पहचान उनको जो है करनी होती है। आप में जो है वो देखेंगे कि आप में जो है टीचिंग का गुण है कि नहीं, आप पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे, ये चीज जो है वो आपको देखेंगे। और इसके लिए आपको टॉपिक दिया जाता है। नॉर्मली जो है AP के जो इंटरव्यू हो रहे हैं उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स को कोई ना कोई टॉपिक दिया गया है, या खुद से उन्होंने बोल दिया कि भाई आप कोई टॉपिक लेकर के आप समझाओ, एक्सप्लेन कर दो, या उन्होंने टॉपिक दे दिया कि भाई ये टॉपिक है, इसको आप एक्सप्लेन कर दो। ज्यादातर जो PhD के स्टूडेंट्स हैं उनको तो दिया ही दिया गया है। JRF और PhD जिन्होंने की हुई है, जिनका JRF क्वालिफाई है, उनको जो है
पढ़ाने के लिए अनिवार्य रूप से कहा गया है। अभी तक जो एग्जाम हुए उनकी बात में बता रहा हूं। तो इन सब चीजों से वो देख लेते हैं कि आप में टीचिंग का गुण है कि नहीं, आप पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे, ये जो है वो देखते हैं, उनको देखना होता है। व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत क्या क्या आता है ना, इसमें व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया जाता है। मतलब इंटरव्यू की तैयारी एक तरीके से क्या है, साक्षात्कार की तैयारी में क्या देखा जाता है, मुख्य रूप से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम किया जाता है। हम जब तैयारी करते हैं इंटरव्यू की तो हमें अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता है। तो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट जो है कैसे होता है, शारीरिक विकास के माध्यम से होता है। 3 तरह के विकास होते हैं व्यक्तित्व विकास में, 3 तरह के डेवलपमेंट, 3 तरह के विकास सम्मिलित होते हैं। शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास और ज्ञान का विकास। 3 तरह के विकास इसमें सम्मिलित किए गए हैं। शारीरिक विकास में क्या क्या होता है, इसमें सुंदरता में वृद्धि की जाती है। हमें जो है सुंदर दिखना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन यही है। सबसे पहले तो आप देखेंगे, फिर इसके बाद फिर आपके अंदर क्या है वो बाद में दिखाई देगा उनको, है ना। जब प्रश्न पूछेंगे, आपसे बातचीत करेंगे तो बाद में दिखेगा। सब फर्स्ट इंप्रेशन यही होता है, आपका चेहरा, आपकी पर्सनैलिटी, है ना, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर, आपकी हाइट, आपका हेल्थ, ये सबसे पहले देखा जाता है। तो आपको जो है अपनी सुंदरता में वृद्धि करना है ना। सुंदरता में वृद्धि कैसे करेंगे उसके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के लिए हमारा मेंटल डेवलपमेंट किया जाता है, मानसिक विकास किया जाता है। ज्ञान का विकास कैसे कर ज्ञान का विकास क्यों किया जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हम ज्ञान का विकास करते हैं। ज्ञान का विकास यानी आपके सब्जेक्ट का ज्ञान बढ़ाना, आपका जो सब्जेक्ट है उसका नॉलेज बढ़ाना। सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ाने के लिए जो है ज्ञान का विकास किया जाता है। और ज्ञान का विकास करने के पीछे जो पर्पज होता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा तो हम जो है इंटरव्यू अच्छे से दे पाएंगे। देखिए, इसका अगर हम सिविल के इंटरव्यू की बात करें तो उसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर सिलेबस नहीं रहता, लेकिन इसका सिलेबस एक तरीके से मान सकते हैं सब्जेक्ट। इसका सिलेबस सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट में सिलेबस कौन सा है, सब्जेक्ट में पीजी, यूजी, ये ज्यादातर सिलेबस इसमें देखा जाता है। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिसका पीएचडी है उससे थीसिस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। जैसे मैंने बताया कि 80% क्वेश्चन सब्जेक्ट से पूछते हैं, 20% डेप्थ से पूछते हैं। इसके अलावा जिसने थीसिस लिखी हुई है यानी पीएचडी किया हुआ है, तो उस पीएचडी से 50 से 60% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसने पीएचडी किया है, कोर्स वर्क किया है, थीसिस लिखी है, उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कुल मिलाकर। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि शारीरिक विकास में क्या क्या आता है और कैसे किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इसी का है, तो इस पर ज्यादा ध्यान देने की, सभी को ध्यान देना है लेकिन इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। आंतरिक बाह्य सुंदरता, आंतरिक सुंदरता, 2 तरह की सुंदरता देखी जाती है। यानी बाहरी सुंदरता और आंतरिक सुंदरता को हम कैसे बढ़ाएंगे। बाहरी सुंदरता के लिए हम क्या करते हैं, अपना जो ड्रेसअप है वो प्रॉपर रखते हैं, ना, सोबर रखते हैं, सुंदर दिखना चाहिए हमें, जो है इस तरह का हमें ड्रेसअप रखना होता है। तो आप देखते हैं कि एक ड्रेस कोड लगभग रहता है कि वही ड्रेस लोग पहनते हैं। नहीं तो कोई भी व्यक्ति जीन्स टॉप पहन के लड़कियां चली जाएं, जीन्स टी शर्ट पहन के लड़के चले जाएं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ड्रेसअप प्रॉपर क्यों रखना होता है, ताकि मेच्योरिटी दिखे, उनको लगे कि हाँ ये व्यक्ति जो है मेच्योर है और ये एक सभ्य व्यक्ति है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जो है हमें अच्छा दिखेगा, ये अच्छा काम करेगा, क्योंकि ड्रेसअप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है ना। तो सोबर ड्रेसअप होनी चाहिए। ड्रेस में नॉर्मली जो है, जैसे अभी समय चल रहा है तो ब्लेजर पहन सकते हैं, गर्मी के समय ब्लेजर नहीं पहनते हैं, बाकी अभी ब्लेजर पहन सकते हैं। पैंट शर्ट तो व्हाइट शर्ट लोग बच्चे ज्यादातर पहनते हैं, लेकिन बिल्कुल व्हाइट ना पहन करके जो है हल्की ब्लू अगर आप शर्ट लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। और लड़कियां तो साड़ी पहनती हैं नॉर्मली ना, लड़कियां जो है
ज्यादा साड़ी ही उनको पहनना होता है, पहनती हैं, है ना। कई लड़कियां कभी साड़ी पहनी नहीं है लेकिन फिर भी वो उस समय उनको पहनना होता है तो बड़ी मुश्किल होती है। हम इंटरव्यू लेते हैं, मॉक इंटरव्यू, तो उनको बोलना पड़ता है कि भाई साड़ी पहन के आओ क्योंकि वहां पर आप साड़ी पहली बार पहनेंगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। और लड़के जो है हल्की ब्लू कलर की शर्ट पहन सकते हैं और ब्लैक या ब्लू, डार्क ब्लू जो है उनको ट्राउजर पैंट पहनना चाहिए। और ब्लेजर जो है जिस कलर का ट्राउजर होता है, पैंट होता है, वैसा ब्लेजर पहनना होता है ना। और ब्लेजर के साथ आपको टाई लगाना होती है ना। कई लड़कियां जो है आजकल ब्लेजर, साड़ी के साथ ब्लेजर भी पहनने लगी, तो वो भी पहन सकते हैं, अच्छा है। मतलब उसमें एक सोबर अच्छा दिखता है व्यक्ति, मेच्योर दिखता है ना। एक असिस्टेंट प्रोफेसर या पदाधिकारी जैसा वो दिखता है। तो इसलिए जो है ये सारी चीजें पहनना जरूरी होती है। ड्रेसअप जो है मौसम, प्रशासनिक अधिकारी तथा एपी असिस्टेंट प्रोफेसर के अनुकूल जो है होना चाहिए। बालों, मूछों और दाढ़ी की प्रॉपर कटिंग होना चाहिए, है ना। जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाने वाले हैं उसके पहले, एक दिन पहले जो है मूछ वगैरह बना के शेव करके जाएं, है ना। और साथ में जो है एक रूमाल जरूर लेके जाएं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पसीना बहुत आता है, उस समय गर्मी भी रहती है, तो हमेशा जो है रूमाल साथ में रखना चाहिए। तो ये बाह्य सुंदरता के लिए जो है सारी चीजें बताई गई हैं, तो ये बहुत जरूरी है। और जो भी ड्रेस आप पहनने वाले हैं उसको पहले पहन करके जरूर देखें। आपको अलग नहीं लगना चाहिए, कंफर्टेबल लगना चाहिए। और पहन करके लोगों को दिखा भी दें कि ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। सबसे पहले तो आपको अच्छा लगना चाहिए। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, सामने वाला कह रहा है कि अच्छा है, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। आपका कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको चीज अच्छी लगेगी, है ना। तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जो है उसको ज्यादा पहन ले, मॉक उसको देकर के पहन करके देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कंफर्ट हो जाएंगे। आंतरिक सुंदरता के लिए जो है आपको स्वस्थ रहने की जरूरत है, निरोगी, है ना। सबसे सुखी निरोगी काया कहते हैं ना। मतलब अगर हम निरोगी हैं, कोई रोग नहीं है, तो सबसे सुखी है ना। तो इससे जो है हम आंतरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके लिए हमें जो है अपनी दिनचर्या, खान पान को बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, है ना। सुबह जल्दी उठना, रात में जल्दी सोना, पौष्टिक आहार लेना, इधर उधर का खाना नहीं खाना, मार्केट का खाना नहीं खाना, योग प्राणायाम वगैरह अगर करेंगे तो और अच्छा होगा। दिन में सुबह जो है मॉर्निंग वॉक है, योगा है, ये हमें करना चाहिए। इससे क्या है कि जो चेहरा होता है उसमें फ्रेशनेस दिखती है ना, चमक दिखती है। आप सुबह 1 महीने घूम लो, 1 महीने क्या 15 दिन ही सुबह घूम लो, तो चेहरे में एक अलग चमक दिखेगी, है ना। एक व्यक्ति है जो रोज घूमने जाता है, एक व्यक्ति है वो जो 10 बजे 11 बजे उठता है, उसके चेहरे में अलग, मतलब चेहरा अलग रहेगा, है ना। ज्यादा रात में, ज्यादा देर तक रात में पढ़ना और सुबह लेट उठना, इससे जो है आंखों में काला काला पड़ जाता है। तो वो देख के पहचान लेते हैं कि इसका रूटीन सही नहीं, दिनचर्या सही नहीं। इसलिए दिनचर्या बहुत सही होना चाहिए, है ना। योग अगर कर रहे हैं तो उसका तेज अलग दिखता है ना। उसकी जो चमक चेहरे की रहती है वो अलग दिखती है। तो जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं उनको अभी कर ले, ये स्टार्ट कर देने से पहले। कभी हालांकि नहीं घूमा होगा, नहीं घूमा हो बात अलग है, लेकिन अभी जो है 1 आध महीने ये चीज अगर कर लें तो ज्यादा अच्छा रहे, है ना। तो इससे क्या है, स्मार्टनेस बढ़ जाती है और आलस नहीं आता है। पता चला कि हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं और वहां बैठे बैठे जमा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है स्मार्टनेस की जरूरत रहती है। मानसिक विकास, मानसिक विकास में क्या है, मेंटली जो है अपने आप को तैयार करना, मतलब मन बनाना है कि हमें इंटरव्यू देना है, अच्छा देना है। इंटरव्यू देना नहीं, अच्छा देना। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। हमारे कहावत चलती है, मन चंगा तो कटौती में गंगा है ना। तो मन चंगा होना चाहिए, मन से जो है आपको अपने आप को तैयार कर लेना है ना।
आंतरिक रूप से, अंतर मन से आपको तैयार, अपने आप को तैयार करना है कि हमें अच्छी तरीके से इंटरव्यू देना है, सिलेक्शन लेना है। बस फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आना है ना। साक्षात्कार के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना होता है, अपने बोलचाल में परिवर्तन तथा उचित शब्दों का प्रयोग करना है ना। कई बार क्या है, हम दोस्तों के साथ जो है कुछ भी शब्द यूज करने लग जाते हैं और वो धीरे धीरे क्या हैबिट हो जाती है, और वो हैबिट जो है वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हमें हैबिट है कुछ भी बोल दिया। तो अच्छे शब्दों का, सही शब्दों का, श्रेष्ठ शब्दों का प्रयोग करना और अच्छा आचरण करना है, सभी से जो है आचरण अच्छा करना है, हैबिट एक डालना है, जिससे मिले नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, है ना। तो इस तरह की जो है श्रेष्ठ व्यवहार हमें करना है और हमेशा चेहरे पर स्माइल रख करके बात करना है। तो ये जो है मानसिक विकास के तरीके हैं। इसके बाद आता है डेप्थ। अब हम बात कर रहे हैं डेप्थ की जानकारी। ये है नया डेप्थ, है ना। नई डेप्थ से संबंधित जो भी डिटेल मांगी गई है उसको मैंने क्रम से यहां पर दर्शाया है। डेप्थ मतलब होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, इसको शॉर्ट में बोलते हैं DAF, डेप्थ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है ये। और जैसा मैंने अभी बताया कि इसको आयोग ने चेंज कर दिया है। पहले लगभग 6 पेज का होता था, 5-6 पेज का डेप्थ होता था पहले, अब इसको 1 पेज का कर दिया है। कई लोगों ने जो है आपत्ति ली थी, कंप्लेन की थी, तो उसमें जाति लिखी रहती है, तो जाति का ध्यान, जाति के आधार पर लोग मतलब वहां पर इंटरव्यू में मार्क्स दिए जाते हैं, है ना। वर्ग को ध्यान में रखते हुए मार्क्स दिए जाते हैं। पिता का नाम लिखा रहता है तो पिता के को मतलब उससे पहचान हो जाती है कि भाई इसका बेटा है, उसकी बेटी है, तो उसके आधार पर मार्क्स मिल रहे हैं। तो भेदभाव होता है। तो भेदभाव को दूर करने के लिए उन्होंने नई डेप्थ में जाति वर्ग वाला जो कॉलम है हटा दिया है, पिता का नाम हटा दिया है, डेट ऑफ बर्थ हटा दिया है और कुछ नई चीजें उसमें ऐड कर दी गई। जो क्वेश्चन पूछे जाते थे बोर्ड द्वारा, अब वो डेप्थ में लिखवा रहे हैं, और जो आप उसमें लिखते हैं उससे संबंधित भी क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो वो क्या क्या है, सबसे पहले आता है नाम। उसी सीक्वेंस में मैंने यहाँ पर ये चीजें दी, है ना। आपका जो डेप्थ नया है उसमें सबसे पहले नाम लिखा रहता है कि आपका नाम, केवल उसमें लिखा रहता है कि केवल पहला पार्ट लिखना, मतलब उसमें मध्य और सरनेम नहीं लिखना। मध्य नेम, मिडिल नेम और सरनेम उसमें नहीं लिखना है। केवल आपको जो है अपना स्टार्टिंग का नाम लिखना है ना। जैसे किसी का नाम राकेश, है ना, प्रियंका तो बस इतना नाम लिखना, उसके आगे कुछ भी नहीं। नहीं, उपाधि तो लगा सकते हैं, उपाधि तो लगाएंगे, वो तो पहला नाम है ना, वो तो उस आगे का है, आगे का तो लगा सकते हैं। मिडिल नेम और सर नेम आपको उसमें नहीं लिखना है। कई बच्चे जो है जब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना परिचय देते हैं, तो उसमें वो बोल देते हैं, तो हमें बोलना पड़ता है कि आप अपना सरनेम नहीं बताओ। जैसे हैबिट रहती है ना, मेरा नाम, ये तो पूरा नाम बता देते हैं, है ना, मैं यहाँ का निवासी हूं, तो उसमें भी आपको जो है अपना पूरा नाम नहीं बताना है, केवल पहला नाम बताना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। अब बच्चे आता है कि सर हमने तो जो सिग्नेचर किए हैं, सिग्नेचर में वो सरनेम आ रहा है, तो फिर सिग्नेचर जैसे किए वैसे तो करना पड़ेगा। सिग्नेचर एक अलग हो जाता है, क्योंकि आपने सिग्नेचर सब में वैसे ही कर रखे। अब सिग्नेचर में सरनेम आपने लिख रखा है तो फिर लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिग्नेचर तो सिग्नेचर है। तो वो एक अलग मैटर है। बाकी नाम जो उसमें दिया है तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि मिडिल नेम और सरनेम आपको नहीं लिखना है, उसके अलावा लिखना है, ठीक है। तो नाम से संबंधित क्वेश्चन पूछते, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से होती है, डेप्थ की स्टार्टिंग ये है नाम। अब नाम से संबंधित कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिससे उनको कुछ याद आ जाता है ना। कुछ ऐसा नाम आ गया, उससे संबंधित कुछ पर्यायवाची भी होते हैं, उससे संबंधित कुछ इतिहास में कोई व्यक्ति हुआ है बहुत चर्चे, जैसे किसी का नाम अशोक है तो अशोक पर तुरंत जाएंगे वो, क्योंकि तुरंत उनको स्ट्राइक होगा कि अशोक तो एक शासक हुआ है, तो उसके बारे में पूछ लेंगे, है ना। तो इस तरीके से जैसे ही वो नाम सामने आएगा वैसे उनके दिमाग में कुछ स्ट्राइक होगा, तो तुरंत जो है उसके बारे में पूछ लेंगे। या कोई वर्तमान में कोई चर्चा में
नाम है, आर्थिक क्षेत्र में कोई हस्ती है, सामाजिक क्षेत्र में कोई हस्ती है, कोई नेता हुआ है, तो उससे संबंधित वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। ये क्या है, एट ए टाइम दिमाग में चीजें आती हैं, कोई पहले से सोच के नहीं आते हैं कि नाम में हम पूछेंगे ये, उन्होंने नाम देखा और तुरंत उनके दिमाग में आया कि यार ये इससे संबंधित, तो ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उस नाम से संबंधित उसके पर्यायवाची यदि कुछ हो तो संधि विच्छेद, अगर उस नाम की संधि विच्छेद हो रही हो तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई संधि विच्छेद बताइए कौन सी संधि है। समास या समास विग्रह अगर उसका हो सकता है तो वो पूछ लेते हैं। और नाम से संबंधित कोई प्रसिद्ध व्यक्ति इतिहास में हुआ हो, आर्थिक क्षेत्र में कोई हस्ती है, राजनीतिक क्षेत्र में कोई नेता है, या कोई वर्तमान में जो है उससे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, सामाजिक क्षेत्र में कोई व्यक्ति है, तो उसके बारे में पूछ लेते हैं। वो आपको पूरा तैयार करके रखना पड़ेगा। इसमें कुछ उदाहरण मैंने जैसे दिए हैं, इसमें मान लीजिए मनोज, मनोज मतलब कामदेव का नाम है, तो उसके पर्यायवाची पूछ लेते हैं, भाई मनोज के पर्यायवाची बताओ, मनोज का मतलब क्या होता है। सुरेश, इसकी संधि विच्छेद हो सकती है तो संधि विच्छेद सुरधन ईश होता है, कौन सी संधि है तो गुणस्वर संधि है ना। तो इस तरीके से घनश्याम, इसमें समास होता है, समास विग्रह से पूछ सकते हैं, है ना। घन के समान श्याम, है ना, घन की तरह श्याम, है ना, तो इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। इसी नाम उसका अभिमन्यु आया, तो अभिमन्यु सीधे महाभारत से जुड़ा हुआ नाम है, तो महाभारत के बारे में पूछ सकते, भाई अभिमन्यु महाभारत में कहाँ इनका उल्लेख आता है, क्या किया उन्होंने, किसके बेटे थे, ये सब चीजें। तो इस तरीके से कहने का मतलब यहाँ पर है कि नाम से संबंधित बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, जो भी उनको समझ में आए, जो भी उनके दिमाग में आई चीजें तो पूछ लेते हैं। अब इसके बाद आता है निवास स्थान। अब उसमें लिखा रहता है कि 3 वर्षों से ज्यादा अवधि से अगर आप किसी शहर में रह रहे हैं तो उस शहर का नाम आपको बताना है। 3 साल या उससे ज्यादा अवधि तक आप किसी अगर शहर में रहे हैं तो उसका उल्लेख आपको करना है। तो उसमें 1, 2, 3 ऐसा करके पॉइंट दिए रहते हैं कि एक ही शहर में अगर आप रहे हैं तो एक शहर का नाम लिखो, 2 शहरों में आपने निवास किया है तो वो लिखो, 3 में है तो 3 लिखो। इस तरह से 2-3 नाम उसमें लिखने होते हैं, है ना। तो निवास स्थान जो भी है तो उस निवास स्थान यानी शहर की जानकारी आपको पूरी रखनी है। उस शहर की जानकारी भी एग्जाम इंटरव्यू में पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके इतिहास के बारे में, उसका इतिहास, पूरा इतिहास में कहीं उसका कोई नाम आता हो, है ना, तो वो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। समसामयिक मतलब वर्तमान में, करंट में कोई घटना घटित हुई हो वहां पर, या पहले घटित हुई हो या अभी घटित हुई हो, तो वो पूछ लेते हैं। मतलब बात यह है कि उनके दिमाग में चीज आनी चाहिए, उनको वो चीज पता होना चाहिए। जैसे मंदसौर है तो मंदसौर गोलीकांड हुआ तो आज तक वो पूछ लेते हैं, है ना। झाबुआ में वो अग्निकांड हुआ था तो वो पूछ लेते भाई क्या हुआ था। तो इस तरीके से उससे संबंधित जो भी करंट में कोई घटित हुआ हो 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, बस उनको याद आ जाए वो चीज तो पूछ लेते हैं। वहां की अर्थव्यवस्था संबंधी, अर्थव्यवस्था मतलब वहां की खेती है, कृषि, खनिज है ना, वन है, उद्योग वगैरह वहां पर कौन कौन से हैं, तो ये सारी अर्थव्यवस्था संबंधी जानकारी आपको आपके जिले की, शहर की होना चाहिए। भौगोलिक स्थिति वहां की कैसी है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, वहां पर क्या क्या है, किस तरह की जलवायु वहां पर है, किस तरह की मिट्टी वहां पर पाई जाती है, ये सारी चीजें जो है भूगोल के अंतर्गत आती है। भौगोलिक स्थिति, कौन से भौगोलिक पार्ट में कौन सा प्राकृतिक भाग है ना। जैसे मध्य प्रदेश में तो कौन सा पठार है, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, तो वो आपको जो है भूगोल के अंतर्गत तैयार करना पड़ेगा अपने शहर या अपने जिले के। समाज और संस्कृति, वहां का जो समाज है, वहां की जो संस्कृति है, सोसाइटी एंड कल्चर। अभी जो सिविल की इंटरव्यू हो रही थी इसमें समाजशास्त्र सब्जेक्ट है, तो उसमें जिले का या शहर का समाजशास्त्र पूछ रहे थे कि जिले का समाजशास्त्र क्या है। तो जिले के समाजशास्त्र से मतलब यहाँ पर यह है कि वहां का कल्चर कैसा है, वहां की प्रथाएं, परंपराएं, नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, संगीत है, लोक नाट्य है, ये जनजातियां हैं, इसमें जनजातियां भी आ जाएंगी। जनजातियां
है ना। ये तो ये सारी चीजें समाज संस्कृति के अंतर्गत आती है, या उसको हम कह सकते हैं उस जिले का समाजशास्त्र, है ना। उस जिले का कोई अगर समाजशास्त्री रहा हो तो उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है ना। जैसे एस सी दुबे जो है नरसिंहपुर से बिलोंग करते हैं, नरसिंहपुर में जो है उनका जन्म हुआ था एस सी दुबे। तो नरसिंहपुर का या आसपास का कोई स्टूडेंट है तो उससे बिल्कुल पूछ सकते हैं, है ना। पॉलिटिकल साइंस में वहां का पॉलिटिकल साइंस यानी वहां की राजनीतिक व्यवस्था पूछ सकते हैं, उस क्षेत्र की राजनीतिक व्यवस्था, राजनीति में क्या स्थिति है, कौन से वहां राजनीतिज्ञ हैं, सांसद, विधायक, ये सारी चीजें जो है राजनीति शास्त्र के अंतर्गत पूछे जाते हैं। पर्यटन स्थल, कुछ क्षेत्र में कुछ पर्यटन स्थल हैं फेमस, तो उनके बारे में आपको तैयार करना पड़ेगा। तो ये निवास स्थान से रिलेटेड इतनी सारी जानकारी आपको करना है। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता आती है। शैक्षणिक योग्यता में तो खैर विषय ही है, उसमें तो आपको एक ही विषय की जानकारी करना है। समाजशास्त्र, जो भी विषय है, समाजशास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, जो भी जिसका आपको इंटरव्यू देना है तो उसकी आपको पूरी डिटेल जानकारी करना है, जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे। हाँ, अन्न लिखा है, हाँ उसमें अन्न भी लिखा है। तो अन्न में जो है आप जो पीएचडी वगैरह वो लिख सकते हैं। नीचे लिखा था कॉलम में छठे नंबर में विशेष योग्यता, कार्य अनुभव, शोध का अनुभव, हाँ पीएचडी नेट, हाँ उसमें से वो लिख सकते हैं आप, इसमें नेट का लिख सकते हैं। नेट वैसे वहां भी आ सकता है, यहाँ पर अगर कोई और जैसे एमफिल वगैरह कोई करता है तो वो भी आ जाता है। अन्य कोई कोर्स किया है, डिप्लोमा वगैरह किया है, डिप्लोमा या अन्य कोई डिग्री आपने ली है तो वो भी उसमें आ जाएगी, है ना। और नेट पीएचडी हाँ उसमें आएगी, जो इसके बाद वाला कॉलम पाठ्येतर गतिविधियों के बाद विशेष योग्यता, विशेष अनुभव, शोध का अनुभव, तो वो पीएचडी तो खैर उसमें आई गई। और विशेष योग्यता में नेट हम उसमें लिख सकते हैं, नेट जेआरएफ भी उसमें लिख सकते हैं। और अन्य में अब जो अदर डिग्री है, अदर डिप्लोमा वो लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, है ना। मतलब उसमें 10th है, 12th है, स्नातक है, स्नातकोत्तर, फिर अन्य ऐसा लिखा हुआ है। तो अन्य में जो है कोई और डिग्री डिप्लोमा आपके पास अगर है तो वो लिख सकते हैं। एमफिल या कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा लोग करते हैं, पीजीडीसीए वगैरह, डीसीए वगैरह करते हैं, वो है ना। तो अन्य डिग्री डिप्लोमा हाँ अन्य में हम लिख सकते हैं। और जो विशेष योग्यता लिखी है, विशेष अनुभव लिखा है, शोध का अनुभव लिखा है, उसमें आप नेट, सेट, जेआरएफ, पीएचडी लिख सकते हैं, ऐसा, ठीक है। तो शैक्षिक योग्यता में ये सारी चीजें मैंने बताई। इसमें कभी कभी क्या होता है, किसी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय का जो नाम है वो किसी महापुरुष के नाम पर रहता है। कोई टेक्निकल आपकी डिग्री है उसमें भी किसी महापुरुष के नाम पर नाम रहता है, जैसे महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गए ना। तो इनके नाम पर जो नाम रहता है तो उनके बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछ, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी अपने होलकर साइंस कॉलेज, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। लेकिन एपी के एग्जाम में ये जरूरी नहीं है, सिविल के एग्जाम में पूछते हैं, क्योंकि यहां पर पूछने को बहुत है, सब्जेक्ट ही इतना ज्यादा है। तो यहाँ पर एपी के इंटरव्यू में यहां से क्वेश्चन पूछना थोड़ा सा मुश्किल है। कभी कभी जो है, जो भी बोर्ड का चेयरमैन है वो स्टार्टिंग में यहां से पूछ सकता है, लेकिन संभावना कम है। अब इसके बाद आता है पाठ्येतर गतिविधियां, यानी पढ़ाई के अलावा आपने और क्या क्या किया हुआ। पाठ्येतर गतिविधियों में दो चीजें उसमें दी गई हैं, एनसीसी और एनएसएस तथा अन्य करके दिया हुआ है। दो चीजें तो उन्हें हिंट कर दी, इसके अलावा भी आप जो है उसमें कुछ और चीजें डाल सकते हैं, है ना। देखिए, पाठ्येतर गतिविधियां, विशेष योग्यता, विशेष अनुभव, शोध का अनुभव और उधर हॉबी, ये तीन चीजें रिलेटेड हैं लगभग, इनमें ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है ना। जैसे मान लीजिए आपने यहां पर वो गतिविधि लिखी और उसी गतिविधि की वजह से कुछ आपको उपलब्धि मिली, तो आप उसको वहां पर लिखेंगे। वही आपकी हॉबी है तो हॉबी में भी आ जाएगा। तो ये जो है तीन चीजें, तीन जो कॉलम हैं वो लगभग रिलेटेड है ना। तो पाठ्येतर गतिविधियों में एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड,
और कोई खेल, यहां पर एक और आ जाएगा, कोई खेल जो आप खेलते हो, है ना। इसके अलावा एनजीओ, एसएचजी यानी गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें अगर काम किसी ने किया हो तो वो भर सकता है ना। इसके अलावा उसने जो है कुछ जागरूकता अभियान में भाग लिया हो, स्वच्छता के संबंध में है, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में है, जल संरक्षण के संबंध में है, या कोई सामाजिक कुरीति है उसमें उसने जो है अवेयर लोगों को किया हो, अवेयरनेस किया हो, तो इस तरीके से वो सारी चीजें आ जाएंगी। देखो ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, एनजीओ एसएचजी ये पॉलिटिकल साइंस से भी रिलेटेड है, सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, बाकी ये टॉपिक भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं जो है हम चीजों को सब्जेक्ट से कोरिलेट कर सकते हैं। ये सारी जो सामाजिक कुरीतियां सोशियोलॉजी से जुड़ी हुई है ना। बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, छुआछूत है, कन्या भ्रूण हत्या है, बाल श्रम है, इनके प्रति लोगों को जागरूक बनाना, तो ये भी हम लिख सकते हैं अगर किया हो तो। इसका सर्टिफिकेट अगर है तो बहुत अच्छी बात है। सर्टिफिकेट कभी कभी नहीं रहता लेकिन काम लोग करते हैं तो भी भर देना चाहिए, ऐसे जरूरी नहीं कि सर्टिफिकेट हो तो ही आप भरें उसको, ऐसे जरूरी नहीं। तो ये इसमें आ सकते हैं, मैंने ये बताया है ना। खेलकूद आ सकता है, एनसीसी एनएसएस तो खैर उसने लिख ही रखा है, ये तो लिख रखा है उसने। इसके अलावा भी ये चीजें आ सकती हैं, लेकिन आपको जो है इनके बारे में पूरा डिटेल होना चाहिए, है ना। अब एनसीसी एनएसएस ये आप हॉबी में नहीं लिख सकते हैं, स्काउट गाइड आप हॉबी में नहीं लिख सकते हैं, आप खेल लिख सकते हैं हॉबी में, तो ये ओवरलैप हो सकता है, लेकिन होगा तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी हॉबी वही है, हम वही करते थे, पाठ्येतर गतिविधि में भी वही है। तो कई बार मैंने बताया ना, कई बार चीजें सेम सेम हो सकती है ना। इसके अलावा ये भी आ सकते हैं अगर किसी ने किया हो तो, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे एनजीओ में कोई किसी एनजीओ में कार्य किया तो पूरा एनजीओ का पूछ सकते हैं, किसी स्वयं सहायता समूह में कार्य किया तो स्वयं सहायता समूह के बारे में, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पूरा पूछ सकते हैं, और ये सब्जेक्ट से जुड़े हुए टॉपिक भी है। सामाजिक कुरीति के बारे में आपने कोई भी लिखा है तो सामाजिक कुरीति संबंधित पूछ सकते हैं, एमपी में क्या स्थिति है, इंडिया में क्या स्थिति है, डेटा पूछ सकते हैं, क्या होना चाहिए, आपसे सुझाव पूछ सकते हैं, सरकार क्या कार्यक्रम चला रही है इसके लिए, वो सारी चीजें पूछ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो भी आप भरें उसकी पूरी डिटेल आपको होना चाहिए। तो ये है पाठ्येतर गतिविधियों के अंतर्गत आने वाली चीजें, ठीक है। इसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं, मैंने जितनी चीजें लिखी हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही आएंगी, और भी चीजें हो सकती हैं। समाज स्तर पर ये भी पार्टिसिपेट किया, हाँ तो भर सकते हैं, बिल्कुल स्कूल टाइम बिल्कुल करते हैं ना, तो एक बड़ी चीज हो जाती है। जिले स्तर पर, संभाग स्तर पर आपने कुछ काम किया है, कुछ खेल, जिले स्तर पर तो बताता जिले में जागरूकता अभियान में बहुत भारी है। हाँ तो वो, हाँ तो बिल्कुल भर सकते, बड़ी चीज है, अच्छी चीज है। हाँ तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और दूसरा ये है कि केवल एक ही चीज नहीं, जैसे कोई एनसीसी में भाग लिया, कुछ और काम भी किया तो वो भी भर सकते। ऐसा नहीं कि एक ही चीज भरना है इसमें, आपने 2-3 चीजें की हैं तो लिखो। खेल भी आप खेले हैं, कहीं पर किसी जागरूकता अभियान में हिस्सा भी लिया तो वो भी भर, है ना। इसके बाद फिर ये कॉलम आता है विशेष योग्यता, कार्यानुभव, शोध का विषय और विशेष उपलब्धि, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे आपने कोई इंटरव्यू दिया है, अब कई लोग ये सोचते हैं, इसको थोड़ा नेगेटिव लेते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत से बच्चे हैं जो उधर इंटरव्यू दिया है सिविल का, और इधर एपी का भी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप उसमें उपलब्धि में भर सकते हैं, वही मेंस तो निकाला है। कई लोग इसको बोलते हैं फेल्यूर माना जाएगा आपका, क्योंकि आप फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं हुआ, लेकिन मेंस तो क्वालिफाई है। अब मेंस सभी के क्वालिफाई तो होता नहीं, कुछ लोगों का क्वालिफाई होता, तो आप जो है बता सकते हैं कि इसका मेंस क्वालिफाई, या साक्षात्कार इस ईयर का सिविल का दिया है ना। तो इसमें क्या क्या आ सकता है वो मैंने यहाँ पर दिया है। स्कूल कॉलेज स्तर पर आपको कोई पुरस्कार मिला है, तो ये आपने किसी गतिविधि में भाग लिया था, और कोई वहां पर नाटक हुआ, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हुई स्कूल कॉलेज में जिसने आपने
जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया उसमें आपको पुरस्कार मिला। एकेडमिक स्तर पर आपको कोई रैंक मिली है, उच्च स्तर पर आप आए हैं। पूर्व में कोई पद प्राप्त किया है तो खैर उपलब्धि है ही। पीएचडी की हो तो उसका शोध का विषय भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें विशेष शोध का विषय भी लिखा हुआ है। आपकी पीएचडी की में जो है शोध का विषय, हाँ इसमें नेट इसमें छूटा हुआ है जीआरएफ पीएचडी है ना, एमफिल एमफिल है ना। सर इसमें अपन अपने जो रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए वो भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं रिसर्च पेपर। ऐसा तो नहीं कि यूजीसी केयर वाले लिखा है? नहीं, रिसर्च पेपर जो भी आपने प्रकाशित करा है हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें लिखा है ना शोध का विषय तो क्लियर लिख ही दिया उन्होंने, तो वो तो लिख ही सकते रिसर्च पेपर। तो ये सारी चीजें इसमें आ सकती हैं, तो जो भी आप लिखेंगे उसका आपको प्रॉपर तैयार करके रखना पड़ेगा। ठीक, अब ये आ गया यहां पर सेवा सर्विस। अब इसमें तीनों चीजें उन्होंने दे दी हैं। सर्विस चाहे वो आपकी सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो या प्राइवेट निजी, तीनों तरह की सेवाएं आप उसमें लिख सकते हैं। जहां कहीं भी आपने सेवाएं दी हैं, सर्विस की जॉब किया है, उसको आप लिख सकते हैं, है ना। किसी सेवा शासकीय, अशासकीय या निजी में होने की स्थिति में उसकी जानकारी आपको देना है, और उससे संबंधित पूरा डिटेल आपको करना पड़ेगा। कार्यालय पद के कार्य है, उसका हैरार्की, पदसोपान यानी हैरार्की, उसकी पूरी हैरार्की आपके कार्यालय की, और उसमें क्या क्या चुनौतियां आपको आई हैं, आ रही हैं, और उसके संबंध में पूरी जानकारी। तो ये जो है पद से संबंधित आपको देना है। जैसे सिविल का एग्जाम, सिविल का जो इंटरव्यू होता है उसमें पद से संबंधित बहुत पूछते हैं, यहाँ पर उतना पूछने की संभावना कम है। जैसे किसी ने गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम किया है, काम कर रहा है, तो वो उसको यहाँ पर भरेगा, तो गेस्ट फैकल्टी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन पूछेंगे वही सब्जेक्ट भी। कहीं पर कोई भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ा रहा है तो उसका सब्जेक्ट ही पढ़ा रहा है, तो पूछेंगे ओवरऑल वही, तो उसमें कुछ अलग से ज्यादा पूछने की संभावना कम रहती है ना। फिर इसमें आता है सेवा का प्रकार। सेवा के प्रकार में नियमित है या आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपका पद है, वो आपको मेंशन करना होता है ना। रेगुलर आपकी पोस्ट है या परमानेंट पोस्ट है, या आपकी अस्थायी या टेम्परेरी पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर पोस्ट है, वो आपको मेंशन करना होता है। इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने की गुंजाइश कम रहती है। अब इसमें आता है हॉबी, इसके बाद कॉलम आता है हॉबी। हॉबी क्या होती है? डैप में जो एक्चुअली जो है उसमें रुचि और अभिरुचि करके लिखा हुआ है, और इंग्लिश में लिखा है हॉबीज। देखा जाए तो दोनों टर्म अलग है, डैप के हिसाब से देखा जाए तो दोनों का मतलब अलग होता है, लेकिन उसने और करके लिखा है, रुचि ऑब्लिक अभिरुचि लिखा है और हॉबी लिखा है। रुचि मतलब होता है इंटरेस्ट, और अभिरुचि मतलब हॉबी होता है, दोनों अंतर है। हॉबी जो मतलब होता है, रुचि मतलब किसी में जैसे हमें खाने में इंटरेस्ट है ना, हमें मीठा बहुत रुचिकर लगता है तो वो रुचि है ना। हॉबी का मतलब ये होता है कि खाली समय में अपना स्ट्रेस मिटाने के लिए, दूर करने के लिए हम जो काम करते हैं वो हॉबी होती है ना। हमारे ऊपर प्रेशर है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तनाव है, उसको दूर करने के लिए हम खाली समय में जो काम करते हैं वो उसको हॉबी कहा जाता है। वो इंटरेस्ट नहीं है, वो रुचि नहीं है, वो अभिरुचि है। तो एक तरीके से उन्होंने थोड़ा सा वो मिस्टेक मुझे लग रही है, रुचि अभिरुचि दोनों उसमें दे दिए हैं, दोनों में फर्क होता है, इंटरेस्ट एंड हॉबी है ना। तो अभिरुचि मतलब हॉबी होती है। तो एक व्यक्ति जो है खाली समय में नियमित रूप से जो काम करता है, एक्टिविटी करता है, इससे उसका तनाव दूर होता है। मतलब क्यों करता है? ताकि उसका तनाव दूर हो, इसलिए हॉबी करता है, और उसी को हम अभिरुचि हॉबी कहते हैं, है ना। रेगुलर करता है, मतलब ऐसा नहीं कभी कभी, वो रेगुलर उसको कर रहा है, क्योंकि रेगुलर उसको काम वर्कलोड है, बहुत ज्यादा उसको काम करना पड़ रहा है, टेंशन रहता है, तो अपने टेंशन को दूर करने के लिए रेगुलर जो काम करता है खाली समय में, वो हॉबी कही जाती है।
अब इसमें मैंने लिखी कि हॉबी क्या क्या हो सकती है, एक स्टूडेंट की हॉबी क्या क्या हो सकती है, एक व्यक्ति क्या क्या हॉबी रख सकता है। तो वो मैंने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, है ना। जैसे कुकिंग है, कुकिंग हॉबी रखी जा सकती है ना। लेकिन कुकिंग हॉबी लड़की के लिए, महिला के लिए हॉबी कुकिंग अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि उसका काम कुकिंग होता है ना। तो अगर लड़की हॉबी कुकिंग रखती है तो वो थोड़ा सा निगेटिव हो जाएगा कि आपका तो काम कुकिंग है, तो हॉबी काहे की है ना। तो वो उतना अच्छा नहीं रहता। हालांकि लड़कियां भरती हैं, बोल एक्सप्लेन करने का है कि भाई मेरा एक पर्टिकुलर किसी कोई डिश है, उसमें मैं बनाती हूँ, है ना। टोटल खाना नहीं बनाती, एक पर्टिकुलर डिश मेरा बनाने में अच्छा लगता है, तो हो सकती है, पर उतना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। नृत्य है, डांसिंग, चित्रकला, पेंटिंग, गाना, सिंगिंग, है ना। इसके अलावा टीचिंग। अब एपी के जो इंटरव्यू देने वाले बच्चे हैं वो टीचिंग रख सकते हैं हॉबी, क्योंकि टीचिंग जो है उनको आगे करना है, तो टीचिंग एक हॉबी हो सकती है। तो बीएड है, एमफिल है, पीएचडी है ना, जेआरएफ वाले जो है हॉबी इस तरह की रख सकते हैं। योग करना, डायरी लेखन, सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर बहस करना, है ना, ये भी हॉबी हो सकती है, रहती है बच्चों की हॉबी। साइकिलिंग हॉबी कुछ लोग रखते हैं, हेल्थ के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से साइकिलिंग हॉबी एक अच्छी हॉबी मानी जाती है। घूमना, पर्यटन बहुत कॉमन हॉबी है। रामायण, भगवत गीता का अध्ययन करना, पाठ करना का पाठ, है ना, ये भी आजकल हॉबी लोग रखने लगे। भगवत गीता का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, है ना, हनुमान चालीसा का पाठ ये भी लोग हॉबी रखते हैं। अभी पिछले 2022 के एग्जाम में इंटरव्यू हो रहे थे, तो उसमें एक बच्ची का भगवत गीता, लड़की थी, भगवत गीता का पाठ उसका था हॉबी। तो आई भी थी, जब अपन ने किया था ना प्रोग्राम, तो वो बच्ची आई थी। तो मैंने क्वेश्चन भगवत गीता से काफी उससे किए, और उसने बताया कि ज्यादातर क्वेश्चन वही हुए थे जो आपने किए थे। भगवत गीता से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे मैंने किए थे, अच्छे क्वेश्चन, तो लगभग वही क्वेश्चन वहां पर भी हुए भगवत गीता से, अच्छे क्वेश्चन उन्होंने किए थे। तो एक्चुअली क्या होता है कि हॉबी थोड़ा सा अलग हटके होती है, तो उससे क्वेश्चन पूछते हैं। कॉमन हॉबी रहती है जैसे क्रिकेट खेलना, बहुत कॉमन, तो उससे क्वेश्चन नहीं करते, वो बोर हो जाते हैं, यार वही हॉबी तो आ रही है। ये थोड़ा सा अलग हटके हॉबी रहती है। जैसे बहुत से लोग डायरी लेखन लिखते हैं, है ना, बहुत से लोग जो है कुकिंग लिख देते हैं, घूमना, पर्यटन लिख देते हैं। तो ये कॉमन हॉबी होती है, थोड़ा सा अलग हटके हॉबी से उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, और फिर उससे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। आर्ट एंड क्राफ्ट, कोई खेल, ये हॉबी बहुत कॉमन हो गई है, मतलब एक न एक खेल हॉबी बच्चे रखते ही हैं। क्रिकेट तो बहुत कॉमन है, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, भले उसने नहीं खेला हो, गली में खेल रहा हो, लेकिन क्रिकेट भर दे, है ना। तो यहां से क्वेश्चन फिर वो बहुत कम पूछे जाते हैं, है ना। क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, फुटबॉल, ये कमेंट्री करना, जैसे ये थोड़ा सा अलग हॉबी है, कमेंट्री करना। एक स्टूडेंट था, अभी डीएसपी है वो, उसने कमेंट्री करना भी बताया था, तो मैंने पीटीसी में लिया था, यहाँ नहीं लिया था, पीटीसी में उसका इंटरव्यू लिया था, तो उसको कमेंट्री करवाई थी मैं, तो वहां भी कमेंट्री उससे करवाई थी, अभी डीएसपी है वो। तो इस तरह की जो हॉबी रहती है वो वहां पर करवाते हैं, है ना, थोड़ा सा अलग हटके। एंकरिंग करना, इसको भी करवाते हैं वहां पर। डांसिंग है, डांस करवा सकते हैं। सिंगिंग तो मान के चलो कि गाना तो गवाते ही हैं। आपने सिंगिंग भरा है, मतलब आपको गाना गाना है। एंकरिंग करना है। स्पीच आपने भरा है, तो स्पीच आपको देने के लिए बोल सकते हैं कि आप जो है इस विषय पर स्पीच दो, है ना। तो ये जो है ऐसी हॉबीज है जिनको जो है वहां पर परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है। फिर उसको मैंने सामान्य विशिष्ट करके यहां पर लिखा है, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य विशिष्ट का मतलब होता है, सामान्य का मतलब कोई भी उनको रख सकता है,
विशिष्ट में क्या है कि स्पेसिफिक होती हैं, हर व्यक्ति उनको नहीं रख सकता, कुछ ही लोग उनको रखेंगे, कुछ ही लोग जो है उस हॉबी को यूज कर सकते हैं। तो इनको मैंने फिर अलग डिवाइड करके लिखा है। सामान्य के अंतर्गत जो आते हैं वेस्टेज से वस्तुएं बनाना, आर्ट एंड क्राफ्ट, सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श करना, कोई भी रख सकता है। मतलब कॉमन हॉबी है ये, जिनको हर व्यक्ति रख सकता है। टीचिंग है, साइकिलिंग है, वर्कआउट है, योग प्राणायाम है, ये सामान्य हॉबी के अंतर्गत आती हैं, जिनको जो है हर व्यक्ति रख सकता है। डायरी लेखन ज्यादातर लोग रखते हैं, गार्डनिंग है, बागवानी, कुकिंग है, रामचरितमानस, भगवद गीता, हनुमान चालीसा का पाठ है, ये सामान्य हॉबी के अंतर्गत आती हैं, जिनको रख सकते हैं। इनको लोग जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कई बच्चे कहते हैं ना, सर हमारी तो कोई हॉबी नहीं है, तो फिर उनको बताना पड़ता है कि भाई ये हॉबी में से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं, है ना। क्योंकि तैयारी करने वाले बच्चे के पास समय नहीं रहता है कि वो नियमित रूप से कुछ हॉबी रखे या करे। तो सबसे बड़ी समस्या इसी की आती है कि हॉबी रहती नहीं है, तो उनको फिर क्रिएट करना पड़ती है। तो क्रिएट कहां से करें? तो इनमें से सामान्य हॉबी जो मैंने बताई है, इनमें से जो क्रिएट कर सकता है वो। विशिष्ट मतलब ये हर व्यक्ति इनको नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति गाना नहीं गा सकता है, हर व्यक्ति डांस नहीं कर सकता है, हर व्यक्ति पेंटिंग नहीं कर सकता है, ये स्पेसिफिक, ठीक है। तो गाना है, वादन बजाना है ना, हर व्यक्ति कोई वाद्य नहीं बजा सकता है, उसको सीखना पड़ेगा तभी बजा पाएगा। नृत्य है, पेंटिंग है, कोई खेल खेलना है, कमेंट्री है, एंकरिंग है, भाषण है, स्पीच। तो ये जो है ऐसी हॉबी है जो स्पेसिफिक हॉबी कही जाती है, जिनको हर व्यक्ति नहीं अपना सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है। इनको जो इनके लिए समय चाहिए, पहले से अगर वो हॉबी कर रहा है तो ही उनको आगे कर पाएगा परफॉर्म। हॉबी कैसी होनी चाहिए? अभ्यर्थी के व्यक्तित्व के अनुकूल होना चाहिए, अभ्यर्थी का जो पर्सनैलिटी उस पर सूट होना चाहिए, है ना। जैसे बोला वर्कआउट में करता हूं और उसकी बॉडी वैसी है नहीं, है ना, तो वो हंसेंगे कि यार क्या वर्कआउट कर रहा है ना। तो उसकी पर्सनैलिटी वैसी होना चाहिए, है ना। गाना उसकी हॉबी है, वो उसका गला ही नहीं है वैसा, आवाज ही नहीं, तो फिर कैसे गाना हॉबी रख सकता है, ठीक है। तो ये है, वास्तविक बनावटी नहीं होनी चाहिए, हॉबी क्रिएटिव होना चाहिए, यानी जो है उसमें क्रिएटिविटी देखना चाहिए। समाज संस्कृति प्रशासन के अनुकूल होना चाहिए उसको, हॉबी का वर्तमान में प्रासंगिक होना। तो ये इस तरह की हॉबी ज्यादा अच्छी रहती है, इन चीजों का ध्यान रखते हुए हॉबी सिलेक्ट की जाती है स्टूडेंट द्वारा। इसमें बताया था कि लड़कियों द्वारा अगर कुकिंग हॉबी रखी जाती है तो वो उतनी अच्छी नहीं मानी जाती, प्रभावी नहीं मानी जाती है, तो इससे थोड़ा सा बचने की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई कहे अध्ययन करना हॉबी है, तो ये हॉबी नहीं हो सकती है, एक स्टूडेंट की अध्ययन करना हॉबी नहीं हो सकती। समाचार पत्र पढ़ना ये भी हॉबी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो काम है। कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी तैयारी कर रहा हो, समाचार पत्र उसको पढ़ना होता है, तो ये हॉबी रखना ठीक नहीं होता है। फिर आता है कि हॉबी कितनी होना चाहिए, एक प्रश्न आता है। कई बच्चे 3-3, 4-4 हॉबी रख लेते हैं, तो अधिकतम कितनी हॉबी रखना ज्यादा सही होता है? तो एक हॉबी अगर अच्छी है तो सही है, एक से ज्यादा 2 हॉबी, बस 2 से ज्यादा हॉबी रखना सही नहीं है, किसी भी कीमत पर सही नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर आप ज्यादा हॉबी रखें तो वही पूछेंगे भाई आप हॉबी इतनी सारी रखें तो फिर पढ़ते कब, और फिर जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो फिर अब अपना काम कब करेंगे? अब तो हॉबी खेलते रहेंगे, है ना। तो इसलिए जो है 2 हॉबी ज्यादा सही है। अगर एक हॉबी अच्छी हॉबी तो पर्याप्त है, या अधिकतम 2 हॉबी आप रख सकते हैं, इससे ज्यादा हॉबी रखना किसी भी कीमत पर सही नहीं माना जाए। 2 से अधिक हॉबी की तैयारी करने में कठिनाई होती है, 2 से अधिक हॉबी रखने पर साक्षात्कारकर्ता में अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे उन्होंने बताया कि वो उस पर नेगेटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये हॉबी संबंधित इंपॉर्टेंट बातें हैं। हॉबी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हॉबी संबंधित जो संपूर्ण जानकारी आपको करना होती है, हॉबी का एडमिनिस्ट्रेशन में या शिक्षा में, यहाँ पर आपके एजुकेशन में क्या उपयोग होगा, प्रशासन में, शिक्षा में क्या उपयोग हॉबी का हो सकता है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी आपके काम में ये हॉबी कैसे मददगार साबित होगी, आप जब टीचिंग करेंगे, पढ़ाएंगे, तो आपकी हॉबी उसमें कैसे हेल्पफुल रहेगी, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अभी मैंने बताया था कि कुछ ऐसी हॉबीज है जिनको परफॉर्म करने के लिए वहां पर अनिवार्य रूप से कहा जाता है ना। जैसे गाना गाना है तो गाना वहां पर गवाते हैं। आप पेंटिंग करते हैं तो एक कागज दे देंगे या बोर्ड में बोलेंगे भाई बोर्ड में आप थोड़ा सा बना के बताओ, कोई चित्र बना के बताओ। पेंटिंग। टीचिंग है तो आपको पढ़ाने के लिए बोलते। खैर एपी में तो टीचिंग का ही काम है, तो उसमें तो हॉबी नहीं भी हो तो भी पढ़ाने के लिए बोलते हैं। हॉबी है तो बोलना ही बोलना है ना। तो इस तरीके से ये जो हॉबी है उसके उनके सामने एक्टिविटी करने के लिए या परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है। उसमें नृत्य है, टीचिंग है, चित्र बनाना, कमेंट्री करना है। इस तरह की हॉबी परफॉर्म करने के लिए कही जाती है ना। अब इसमें आगे आता है, हॉबी का हो गया कॉलम। इसके बाद आता है चयन में सहायक जानकारी। आगे का कॉलम उसमें दिया हुआ है नई डेप्थ में, चयन में सहायक जानकारी, यानी आपका जो सिलेक्शन हुआ है उसमें कौन सी ऐसी जानकारी है जो इसमें हेल्पफुल रही है, जिसने आपको हेल्प की हो, वो आपको इसमें भरना है। इसमें कई चीजें आ सकती हैं। इसमें जो है आपके जो व्यक्तिगत गुण हैं आपके, वो भी आ सकते हैं क्योंकि वो उन्होंने आपको हेल्प की है ना। इसके अलावा इसमें गाइडेंस भी आ सकता है। जो आपके सीनियर्स हैं, कोई प्रोफेसर रहे हैं उन्होंने आपको गाइड किया होगा, है ना, मार्गदर्शन किया होगा, तो वो आ सकता है ना। जैसे कोई है क्या, हाँ, चयन में सहायक जानकारी का मतलब होता है कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है उस सिलेक्शन में किस चीज ने आपको हेल्प की, किससे आपको हेल्प मिली। नहीं, अभी तक जो चयन हुआ है, मतलब आपका जो चयन, आप इंटरव्यू देने आए हैं, तो इसमें जो है आपको किस चीज ने ज्यादा सहायता प्रदान की है ना। ये है चयन में सहायक जानकारी, मतलब आपके चयन में सहायक कौन सी जानकारी रही है ना। तो मतलब इसमें आपकी जो व्यक्तिगत गुण है वो भी चयन में सहायक रहेंगे। ये बाद में भी वो सहायता करेंगे ना, मतलब चयन हो जाने के बाद भी वो सहायता करेंगे और अभी भी सहायता, जैसे मान लीजिए उसको वैसा भी मान लो, तो उसमें भी तो ये आपको हेल्प करने वाले हैं, ये भी हेल्प करेंगे। गेस्ट फैकल्टी आप रहे हैं तो ये भी हेल्प करेगी आपको आगे। तो आप चाहे पहले माने चाहे उसको बाद माने, दोनों में एक ही चीज आना है। आप जैसे कह रहे हैं उसमें भी यही आएगी ना। तो आपका चयन हो गया, अब आपको आगे जो है हेल्प कौन करेगा, ये आपने पढ़ाया वो तो हेल्प पूरा करेगा ना। जैसे गेस्ट फैकल्टी कोई है तो उसको जो है हेल्प करना है, उसने पढ़ा, लगातार ही उस जुड़ा हुआ है, पढ़ा रहा है ना। तो टीचिंग, एपी के हिसाब से हम बात करें तो टीचिंग जो है सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली है। अगर कोई गेस्ट फैकल्टी है या विजिटिंग फैकल्टी है या व्यक्तिगत रूप से जो है वो कहीं टीचिंग कर रहा है, तो ये जो है उसको हेल्प कर रही है। जैसे किसी का जेआरएफ है तो जेआरएफ वालों को टीचिंग करनी होती है, कुछ पीरियड दिए जाते हैं कॉलेज, जैसे हमारे यहाँ भी जेआरएफ वाले पढ़ाते हैं, कुछ पीरियड उनको दिया जाता है डिपार्टमेंट की ओर से, तो वो उसमें लिख सकते हैं कि जेआरएफ के दौरान जो है हमने पढ़ाया। गेस्ट फैकल्टी है वो तो खैर रेगुलर ही पढ़ा रही है, विजिटिंग फैकल्टी रेगुलर ही पढ़ा रही है ना। विषय संबंधित सेमिनार अटेंड किए जाते हैं, उसमें बहुत सारी हमें जानकारी मिल जाती है विषय संबंधी, वो भी जो है आपको चयन में सहायता करती है, आगे भी सहायता करेगी, चयन हो जाने के बाद भी सहायता करेगी, अभी भी सहायता कर रही है। दोनों का के हिसाब से हम ये बता सकते हैं। हाँ, वो भी लिख सकते हैं। हाँ, स्वामी विवेकानंद अभी कॉलेज में आजकल हो रहा है ना। हाँ, आजकल जो है हर कॉलेज में स्वामी विवेकानंद जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं, हाँ, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम हो रहे हैं आजकल, तो वो लिख सकते हैं, वो भी जो है हेल्प करने वाले हैं। फिर व्यक्तिगत गुण यहाँ पर मैंने लिखे हैं, आपके अंदर जो गुण है, नियमितता है, रेगुलरिटी है, उसको वो चयन में सहायक है। आप रेगुलर अगर नहीं होते तो आपका चयन नहीं होता। आगे आप अगर रेगुलर नहीं रहेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, है ना। पेशेंस तो खैर है, धैर्य, पेशेंस है आप में, रेगुलरिटी है, पेशेंस है। दृढ़ प्रतिज्ञ, यानी आपने ठान लिया कि भाई मुझे एपी बनना है, तभी आपका हुआ है, नहीं तो आप अगर दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते तो आपका सिलेक्शन नहीं होता, है ना। कर्तव्यनिष्ठ है, आप अपने
कार्य के प्रति जो ईमानदार है ना। तो ये सारे जो गुण है आप में, इन्होंने आपका चयन करवाया है और ये आगे भी जो है आपको मदद करेंगे, है ना। इसके अलावा ये मैंने फिर लिखा है, गुरुजनों तथा सीनियर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। जो भी आपके गुरु हैं, आपके सीनियर्स हैं, उन्होंने आपको गाइड किया है, उनसे आपने मार्गदर्शन लिया है, तो आपका सिलेक्शन उसमें हुआ और वो मार्गदर्शन आपको भी आगे, मतलब आगे भी आपको मददगार साबित होगा, सिलेक्शन के बाद भी होगा और अभी भी हो रहा है। तो ये है चयन में सहायक जानकारी। आपको इतनी चीजें इसमें लिख सकते हैं। हाँ, जो आपने बोला है ओरिएंटेशन, वो भी इसमें आ सकता है ना। स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन के तहत जो है, जो भी ओरिएंटेशन कराया जाता है कॉलेजेस में, वो भी जो है इसमें बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहां पर आगे लास्ट में आता है, शासकीय सेवा में नियोजित होने का उद्देश्य केवल 50 शब्दों में लिखना है। ये लास्ट कॉलम मेरे ख्याल से कौन सा नंबर का, 10वां है ना, लास्ट 10वां नंबर कॉलम है, जिसमें आपको हाँ दिया उसने, कम है, स्पेस कम है, लेकिन कह रहे हैं 50 शब्द में लिखना है ना। तो अब इसको लेकर के बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं, रेगुलर सिविल के जो इंटरव्यू हुए उसमें भी आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं इसमें कि सर हम लिखें तो क्या लिखें, है ना। तो सिविल के लिए मैंने अलग बना के दिया था बच्चों को, कई बच्चों को अलग अलग दिए, और ये एपी के लिए मैंने अलग बनाया है ना। इसमें जो भी चीजें दी गई हैं उनको आपको तैयार करना पड़ेगा, है ना। इसका इंग्लिश भी आगे मेरे ख्याल से, हाँ इंग्लिश भी लिखा हुआ है, ये हिंदी में है। तो ये मैंने जो है लगभग 50 से कम होंगे वर्ड, लेकिन अब ठीक है, जो भी 50 मतलब ऐसे तो नहीं 50 बिल्कुल एक एक शब्द गिनेंगे हो। तो ये मैंने बनाया है कि इसको हम एपी में लिख सकते हैं, एपी के हिसाब से है, ये सिविल के हिसाब से अलग बनाया। ठीक है, मेरे द्वारा अर्जित ज्ञान तथा शिक्षा का छात्रों में प्रसार करके समावेशी तथा नैतिक शिक्षा का विकास करना एवं नई शिक्षा नीति 2020 के विजन की प्राप्ति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर एक सुसंस्कारिक तथा समृद्ध समाज का सृजन करना, ये मैंने जो है इसका उद्देश्य बताया। अब इसमें आप जो टर्म आपने यूज किए हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। नई शिक्षा नीति आपने दे ही दिया अपनी तरफ से, तो उस पर क्वेश्चन बनना ही बनना, उसको अच्छे से तैयार कर लो, है ना। समावेशी शिक्षा, नैतिक शिक्षा क्या होती है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने पढ़ाया है कहीं, विजिटिंग फैकल्टी या गेस्ट फैकल्टी में काम किया है, तो फिर आपको यहां पर अनुभव वर्ड भी जोड़ देना, इसमें एक अनुभव भी आ जाएगा, अनुभव, है ना। इसमें एक टर्म आ जाएगा अनुभव, ये भी आ जाएगा। अगर आप टेक्निकल हैंड हैं तो उसमें तकनीकी ज्ञान हम यूज कर लेंगे, तकनीकी ज्ञान, शिक्षा, अनुभव आ जाएगा, है ना। तो जो जिस तरह की कैटेगरी का व्यक्ति है, जो जिस तरह से उसने काम किया है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा फेरबदल करके इसका यूज कर सकते हैं। इसका इंग्लिश भी है, आपका इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश में आपने इंग्लिश में लिखा है कि हिंदी में लिखा है? मैं समझ नहीं आ रहा, मैं हिंदी में लिखूं इंग्लिश में लिखूं, मैं ट्राई कर रहा हूं हिंदी इंग्लिश समझ नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है कि मैं हिंदी में लिख दो, हिंदी में लिख दो। लेकिन मैंने इंग्लिश में इसलिए कि भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में तो समझ जाएं कि क्या मतलब है, इसलिए मैंने इंग्लिश में भी उसको किया है। आप इसको फोटो खींच लो, आप खींच लिया क्या? मतलब समझने के हिसाब से, लिखना तो आपको हिंदी में है, इंग्लिश मीडियम है तो हिंदी में आपको लिखना है, लेकिन वो इंग्लिश में आपको समझ में आ जाए, मैंने इसलिए वो इंग्लिश किया है, समझने के हिसाब से वो, और ये हिंदी में। मतलब इसमें शब्द प्रॉपर यूज किए हैं। आ नहीं रहा क्या? लिख लो ना, उसमें क्या है, आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये
नया ड्राफ्ट है जिसमें सारी चीजें मैंने मेंशन की हैं कि कैसे क्या हमें लिखना है ना। तो इसमें जो भी टर्म यूज करें उनकी पूरी डिटेल आपको पता होना चाहिए। नई शिक्षा नीति का विजन जैसे इसमें लिखा हुआ है, तो विजन आपको पूछ सकता है कि विजन क्या है और उस विजन को प्राप्त करने में आप किस तरह से मदद करेंगे। आप करेंगे अपना महत्वपूर्ण योगदान दूंगा, तो महत्वपूर्ण योगदान आप कैसे देंगे, है ना। तो यहां से क्वेश्चन उठने की संभावना है, तो उसको आप पहले तैयार कर लो। ये तो हम अपनी तरफ से उनको क्वेश्चन दे रहे हैं, हम टॉपिक दे रहे हैं और हमारे पास तैयार पूरा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसलिए ये वर्ड मैंने यूज किया, क्योंकि शिक्षा की बात हो रही है, एपी का आप एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए मैंने वो नई शिक्षा नीति जानबूझ के डाला है उद्देश्य, है ना। तो एक अच्छा उद्देश्य मैंने बनाने का प्रयास किया। अगर आप ये लिखते हैं तो वो देख के ही खुश हो जाएंगे, यार अच्छा बना। ठीक है, ऐसे ही मैंने सिविल वालों के लिए बनाया था। कई बच्चों ने वहां पर लिख के गए थे, वो सिविल वालों के लिए एक अच्छा उद्देश्य मैंने बनाया था। ठीक, तो ये है इंग्लिश में। तो इस तरीके से ये डेप्थ की बात पूरी हो जाती है। अब हमें लास्ट है ये कि अब हमें यहां पर देखना है कि इंटरव्यू देते समय आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर जो है क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। तो इंटरव्यू देते समय व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, हम सहज रहें, मतलब बनावटी पर नहीं, बहुत रूड नहीं, है ना, स्माइली फेस होना चाहिए, है ना, जैसे हैं वैसे ही रहें, एकदम सरल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का प्रयास वहां पर नहीं करना है, उनको जो है उनकी बात को नहीं काटना है ना, विनम्र, पूरे समय में विनम्रता बिल्कुल बनाए रखना है। उनको ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत रूड व्यक्ति है, ये तो अपने आप को बहुत ज्यादा समझता है, मतलब प्राउड बहुत ज्यादा जैसे रहता है ना किसी को, तो वो चीज नहीं देखना चाहिए। वही है सारी चीजें, शालीन होना, सरल, सहज, विनम्र होना, है ना, और जैसे आप हैं वैसे ही वहां पर प्रस्तुत करना, है ना, प्राउडनेस बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, रूड बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। तो इस तरह का बिहेवियर वहां पर इंटरव्यू देते समय आपका होना चाहिए। तो आपको जरा सी प्रॉब्लम नहीं है, भले ही आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप जो है विनम्र हैं, बिल्कुल भी आप में प्राउड नहीं उनको लग रहा है, बहुत सिंपल में आप बात कर रहे हैं, है ना, सहज होकर बात कर रहे हैं, रियल होकर बात कर रहे हैं, तो आपके मार्क्स अच्छे रहे, है ना। अब इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो किस तरह का हमारा बिहेव होना चाहिए, यानी कि क्या क्या हमें करना चाहिए। तो इंटरव्यू देते समय जो है सबसे पहले जब जाया जाता है तो परमिशन मांगी जाती है ना, अनुमति लेनी होती है। अनुमति चाहे आप इंग्लिश में लें चाहे हिंदी में लें, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो उसमें आप अनुमति ले सकते हैं। मे आई कम इन सर, क्या सर मैं अंदर आ सकता हूं, आ सकती हूं, इस तरीके से बोल करके आपको अंदर जाना है। ठीक है, फिर जाते ही आपको जो है अभिवादन करना है ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्ते, जो भी है। तो इसमें थोड़ा सा इसका ध्यान रखना होता है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको इंग्लिश में अभिवादन करना है तो उसमें समय का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप नमस्ते बोलो, वो ज्यादा सही है ना। प्रणाम अनौपचारिक हो जाता है, कई लोग प्रणाम बोलते हैं, प्रणाम, तो वो थोड़ा अनौपचारिक है ना। नमस्ते जो है ये औपचारिक वर्ड और भारतीय संस्कृति के हिसाब से ठीक है ना। तो हमें और फिर उसमें एक चीज आती है कि नमस्ते सभी को अलग अलग बोलें कि एक ही बार में सभी को बोल दें, इसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन बच्चों में रहता है ना। तो उसका तरीका यह है कि सभी को एक बार, सभी को सर, आप सभी को मेरा नमस्ते, ऐसा बोला जा सकता है, या नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर, ऐसा बोल सकते है ना। तो अब कौन सा ज्यादा सही है वो आपको डिसाइड करना है ना। सर आप सभी को मेरा नमस्ते, है ना, ऐसे झुक करके सर आप सभी को मेरा नमस्ते, हाथ जोड़ करके नहीं, ऐसे करके, है ना। तो ये ज्यादा सही तरीका होता है
फाइल लड़कियां जैसे फाइल लेके जाती हैं, तब यहाँ पर हम जो है कई लोग तो फाइल लेके ही नहीं आते, तो उनको फाइल की प्रैक्टिस करवाई जाती है। कैसी फाइल पकड़ लेते, कई लोग तो ऐसे फाइल पकड़ लेते ऐसे ऐसे पकड़ ले, जबकि ऐसे पकड़ना चाहिए, और लड़कियां भी ऐसे पकड़ के लाती है, जबकि लड़कियों को ऐसे पकड़, ऐसे यहाँ पर है ना, गर्ल्स को ऐसे, और बॉयज हैं उनको ऐसे फाइल पकड़ के चला जाता है ना। तो आप सभी को नमस्ते हो गई। इसके बाद वो भी नमस्ते बोलेंगे और वो बोलेंगे बैठ जाइए, है ना, बैठ जाइए, तो थैंक यू कह के आपको जो है अपनी सीट पर बैठ जाना है। फाइल अगर वो बोलते हैं कि यहां पर रख दीजिए सामने टेबल पे, तो आपको थैंक यू कह के रख देना। अगर नहीं वो कह रहे हैं तो अपने जो है नीचे यहां पर रख करके बैठ जाना है। मांगते हैं तो फाइल आपको देना है, नहीं मांगते तो अपने पास रखना है। ये फाइल कभी कभी मांगते कभी नहीं मांगते, और कभी रखने को बोलते हैं कभी नहीं बोलते हैं, वो डिपेंड करता है उनकी क्या सिचुएशन है, क्या सोच है। ठीक है, तो बोर्ड द्वारा बैठने के लिए कहा जाता है तो आपको थैंक यू सर कह के बैठ जाना है। अगर वो नहीं कहते हैं तो खड़े खड़े ही इंटरव्यू देना है बैठने का प्रयास नहीं करना है। अगर आप बोले नहीं कह रहे हैं वो आप वही आप टेस्ट कर रहे हैं कि आप क्या करते हैं, तो आप खड़े खड़े इंटरव्यू दो, खड़े खड़े आप जवाब दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इसमें एक आता है विषय को आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट कैसे रखें, इसको लेकर के अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि आई कांटेक्ट केवल उसी से रखो जो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, बाकी से आपको नहीं रखना है। लेकिन ये सही नहीं लगता है, क्योंकि वो भी बैठे हैं, वो भी आपकी बात सुन रहे हैं। अगर आप उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखेंगे उनकी तरफ, तो वो थोड़ा लगेंगे यार इग्नोर कर रहा है, तो इग्नोर कर रहा है हमें, हमारी तो ध्यान ही नहीं, तो वो थोड़ा सा इंसल्टिंग जैसा लगेगा। इसलिए हल्का सा उनको भी देखना जरूरी, उनको भी थोड़ा अच्छा लगे, है ना। तो आई कांटेक्ट जो है ज्यादातर उसी पर रखना है जिसने प्रश्न पूछा है। थोड़ा सा जो है हमें नजर उनकी ओर भी घुमा लेना जो दाएं बाएं बैठे हुए, है ना। तो ये मैंने यहाँ पे निकाला है कि 70%, 70 या 80% भी हम इसको कह सकते हैं, प्रश्न पूछने वाले बोर्ड मेंबर पर रखना है। 20 या 30% जो है बाकी जो बोर्ड मेंबर हैं उनको भी हमें देखना है एक नजर। तो इससे क्या है, थोड़ा सा माहौल अच्छा बना रहता है। ठीक है, ये हो गया। अब जब हम प्रश्न का जवाब दें तो किस तरह से भाव होने चाहिए चेहरे पर, स्माइली फेस होना चाहिए। स्माइली फेस का मतलब हंसना नहीं, मुस्कुराना है। हंसने मुस्कुराने में अंतर होता है ना। हंसना मतलब दांत निकाल के, है ना, दांत नहीं निकालना है ना, हल्का सा मुस्कुराना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि सॉरी बोलते समय नहीं हंसना है आप सॉरी बोल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। जब सॉरी बोले तो आपको स्माइल नहीं रखना है ना। तो ये प्रैक्टिस की जाती है इस तरह की। बच्चे क्या है, जब देने जाते हैं सब भूल जाते हैं, कितना भी समझाओ सब भूल जाते हैं वहां, है ना। वहां पर एकदम डर का भाव रहता है, और स्वाभाविक भी है, तो उसकी प्रैक्टिस की जाती है। मॉक इंटरव्यू इसलिए दिए जाते हैं कि आपको जो है डर को हावी नहीं होने देना है, कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देना है ना। मतलब आपके चेहरे में स्माइल है, इसका मतलब आपको कॉन्फिडेंस है, ये उसका संकेत है। उनको लगता रहेगा कि यार ये कॉन्फिडेंट है। क्वेश्चन नहीं बन रहा है फिर भी आपको जो है डरना नहीं है ना, डर को हावी नहीं होने देना है, आत्मविश्वास बनाए रखना है, क्योंकि सभी को सब चीज नहीं आती है। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमसे सारे क्वेश्चन नहीं बनना है, और किसी से नहीं बनते हैं, सॉरी सब बोलते हैं, तो बस कोई डर की बात ही नहीं। तो स्माइली फेस होना चाहिए। प्रश्नों का गलत जवाब कभी भी नहीं देना है, इससे बचना है, क्योंकि एक आपने गलत जवाब दिया, उसको छुपाने के लिए आपको बहुत सारे फिर गलत जवाब देना पड़ते हैं। इसलिए पहले से ही जो है मना कर दो, है ना। प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है तो सॉरी बोलने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप किसी प्रश्न के बारे में श्योर नहीं
और आपको ऐसा लग रहा है कि अनुमान से हम लगा के बता सकते हैं, तो अनुमान आप लगाएं, लेकिन अनुमान लगाने से पहले आपको अनुमति लेना पड़ता है। क्या सर मैं अनुमान लगा सकता हूं, अनुमान लगा सकती हूं? तो फिर आपको ऐसा बताना है, बिना परमिशन के आपको अनुमान नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना होता है। प्रश्न का उत्तर अगर नहीं बन रहा है तो एक होता है कि सॉरी सर, है ना। सॉरी सर बोलना थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं माना जाता, केवल सॉरी बोल, है ना। सॉरी सर मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, मैं इसको अपडेट कर लूंगा, तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा माना जाता है इस तरह का बोलना। केवल सॉरी बोलना और सॉरी के थोड़ा सा आगे पीछे कुछ चीजें जोड़ करके बोलना वो ज्यादा सही माना जाता है ना। तो इस तरीके से जो है आप अगर सॉरी बोलते हैं तो उसका इंप्रेशन एग्जामिनर पर, इंटरव्यू लेने वाला जो बोर्ड है उस पर अच्छा पड़ेगा, है ना। सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं हो रहा है मुझे, मैं इसे अपडेट कर लूंगा। इस तरीके से जो है बोलना अच्छा रहता है, बोलना चाहिए मेरे ख्याल से, तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। कई बच्चे क्या हैं, जैसे बोर्ड मेंबर कुछ आपको बता रहे हैं, आप मतलब नहीं बता पा रहे हैं, तो बोर्ड मेंबर बोल देते कि इसका ऐसा है, तो उसमें थैंक यू बोलने की आदत होना चाहिए। सॉरी थैंक यू बोलने की आदत डालना बहुत जरूरी है, ये शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। कई बच्चों की आदत नहीं होती है, नहीं आ रहा है तो सॉरी नहीं बोलेंगे, किसी ने बताया तो थैंक यू नहीं बोलेंगे। तो सॉरी और थैंक यू जो है बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं ये इंटरव्यू के लिए, ये तो आपको बोलना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए, तो इसकी आदत ही आपको डालना है ना। तो आप अगर कोई आपकी मदद करता है, आपको कोई आंसर बताता है बोर्ड मेंबर, तो आपको उसको थैंक यू सर बोलना जरूरी है। धन्यवाद सर, थैंक यू सर बोलना, है ना। कई बार क्या होता है कि आपके जवाब से मेंबर संतुष्ट नहीं होता, वो आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं, पेशेंस देखते हैं, है ना। आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि नहीं दे हैं ये देखते हैं, है ना। मतलब आप सही बता रहे हैं लेकिन फिर भी वो पूछते हैं अरे ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं, आप सही नहीं बता रहे हैं, जबकि आप सही हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर आपको बोलना है कि सर मेरी जानकारी में यही है, फिर भी मैं इसको एक बार चेक कर लूंगा, इस बार देख लूंगा, है ना। मतलब आप सही, कभी कभी क्या होता है कि जिसको कॉन्फिडेंस नहीं होता है वो डर के मारे अपना आंसर चेंज कर लेता है, और यही चीज उनको चाहिए, यही तो वो करना चाह रहे हैं। तो आपको जो है अगर आप श्योर हैं तो आपको आंसर चेंज नहीं करना है, आपको ये बोलना है कि सर मेरी जानकारी में यही है, फिर भी मैं इसको एक बार देख लूंगा, चेक कर लूंगा। तो वही चीज में आपके सही जवाब देने पर बोर्ड मेंबर द्वारा संतुष्ट अगर नहीं होता है तो आपको बोलना है कि सॉरी सर मेरी जानकारी में यही है, फिर भी मैं इसको एक बार देख लूंगा, चेक कर लूंगा। तो इस तरह से आपको जवाब देना है। कई बार कई बच्चे क्या है ज्यादा जवाब दे देते हैं, मतलब जो पूछा है वो तो बोलते ही हैं, साथ ही साथ उसके आगे पीछे की बातें बता देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनके क्वेश्चन कम हो जाते हैं, मतलब अगला वो क्वेश्चन पूछने ही वाले थे, उसका आंसर आपने पहले ही बता दिया। तो जितना पूछा जाए टू दी पॉइंट आपको बताना। जैसे हम सिविल में 2 मार्क्स के, हाँ इसमें बताया था कि अगर आपके जवाब से कोई भी बोर्ड मेंबर संतुष्ट नहीं होता है तो उसको आपको ये बताना है कि मेरी जानकारी में यही है, मैं इसको अपडेट कर लूंगा, इस तरह से आपको जवाब देना है। बताया था कि जितना आपको पूछा जाता है केवल उतना ही जवाब दें, उससे ज्यादा आपको नहीं बोलना है, क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चन और भी वो पूछ सकते हैं। अगर आपने पहले से ज्यादा बता दिया तो क्वेश्चन नहीं करेंगे आगे, है ना, यानी क्वेश्चन उनके कम हो जाएंगे। इंटरव्यू में आत्मविश्वास का बहुत ज्यादा महत्व है ना। मेन जो देखते हैं वो कॉन्फिडेंस देखते हैं, चाहे वो सिविल का हो चाहे वो एपी का हो, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आप सिलेक्ट होने के बाद आपको पढ़ाना है, बहुत सारे बच्चों को आपको पढ़ाना रहता है, तो उसमें अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका अगर नहीं है तो आप पढ़ा ही नहीं पाओगे, क्योंकि बड़ों को पढ़ाना है, बच्चों को नहीं पढ़ाना है। तो आत्मविश्वास का बहुत महत्व रहता है। पूरे इंटरव्यू देते समय आत्मविश्वास को बनाए रखना बहुत जरूरी है, स्माइल रखना, आत्मविश्वास को बनाए रखना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। मतलब मैंने जैसे बताया कि डर को आप बिल्कुल भी हावी नहीं हो, है ना।
बोर्ड मेंबर की बात जो है, भले ही वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन आपको एकदम नहीं काटना, जिसे कहते हैं नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, नहीं सर ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो बहुत ही पोलाइटली आपको बोलना है कि सर मेरी जानकारी में यही है, मैंने यही पढ़ा है, फिर भी मैं इसको एक बार देख लूंगा, चेक कर लूंगा, अपडेट कर लूंगा। इस तरह से आपको उनको जवाब देना है। किसी प्रकार की अभद्रता अगर करेंगे तो सीधे नंबर कट जाएंगे। उनके साथ दुर्व्यवहार अगर करते हैं, मिसबिहेव करते हैं उनके साथ, तो आपके नंबर बिल्कुल कट जाए। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। आंसर व्यवहारिक आपको देना है, रटी रटाए आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं देना है ना। प्रैक्टिकली जो है आपको वहां पर जवाब देना है जो भी वो पूछा जाता है, और व्यवहारिक आंसर देना है। कई बार क्या होता है कि यहाँ से रटा दिया जाता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या रटा देते हैं कि ऐसा बोलो, तो वैसा का वैसा वहां पर वो बोल देते हैं। तो कई बार ऐसा देगा कि वो बोल देते हैं क्या कोचिंग से ही सीधे चले आ रहे हैं, ऐसा कई बार बोला है। इंटरव्यू लेने वाले जो बोर्ड मेंबर है उन्होंने बोला कि कोचिंग से ही सीधे चले आ रहे, क्योंकि वो आप इस सेवा में क्यों आना चाह रहे हैं, तो वही सब जो परंपरागत बातें हैं, रटी रटाई बातें बोलते हैं। तो आपको जो भी बोलना है प्रैक्टिकली बोलना है ना। आप एपी क्यों बनना चाह रहे हैं, तो आपको जो है प्रैक्टिकली जवाब देना पड़ेगा कि एपी बनने के पीछे क्या मेन रीजन है ना, क्यों हम बनना चाह रहे हैं, जो आप हैं, आपका जो मोटिव है वो आपको बताना है। मैंने आपको उसमें उद्देश्य बता ही दिया है, तो उसी उद्देश्य को आपको जो है अपनी तरीके से बता देना है ना। ठीक है, जैसे उसमें हम शिक्षा के स्तर में वृद्धि करना है, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है, ये भी उसमें हम पॉइंट डाल सकते हैं उद्देश्य को लेकर के कि शिक्षा का स्तर है उसमें गुणवत्ता लाना है, उच्च शिक्षा का जो स्तर है उसमें वृद्धि करना है, तकनीकी ज्ञान से उसको आगे बढ़ाना है। तो ये भी उसमें हम उद्देश्य के अंतर्गत लिख सकते हैं अगर चाहें। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ तक ये पूरा हो जाता है। ये मैंने बेसिक चीजें बताई हैं इंटरव्यू देते समय, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है और किस तरह से वहां पर बिहेवियर अपना रखना है, किस तरह से आप इंटरव्यू देना है आपको, ये सारी चीजें मैंने बताई, डेप्थ से संबंधित सारी चीजें बताएंगे। और आगे फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें हम बताएंगे, बात करेंगे, और फिर आगे मॉक इंटरव्यू भी इसके स्टार्ट करेंगे।